गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यदि आप इस टॉपिक के लिए समझ लेते हैं तो आपको सिंबल्स की सहायता से कई प्रकार के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखे जाते हैं, केमिकल फार्मूला लिखे जाते हैं, वो आसानी से आप लिख लेते हैं, समझ जाते हैं कि इसमें कौन सा एलिमेंट है और कितनी अमाउंट में है। तो स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट्स या तत्व। तो जो एलिमेंट्स या तत्व होते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और ये पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था होती है। यही इसकी परिभाषा है। एलिमेंट या तत्व किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को एक ही प्रकार के एटम्स से मिलकर बने पदार्थ को तत्व या एलिमेंट कहते हैं। यह पदार्थ या मैटर या द्रव्य या मैटर की शुद्धतम अवस्था होती है। शुद्धतम अवस्था, इसका मतलब होता है प्यूरेस्ट फॉर्म। और एलिमेंट के लिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। शुद्धतम अवस्था होती है जिसे छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, डिवाइड नहीं किया जाता है। ये एलिमेंट की एक सिंपल डेफिनेशन थी, सिंपल इंट्रोडक्शन था। नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन आता है कि क्यों नहीं डिवाइड किया जा सकता? तो इसका आंसर है, जैसे एक सिल्वर का पीस है तो ये सिल्वर का एलिमेंट हुआ, इसे हम कितने ही भागों में डिवाइड कर दें ये सारे पार्ट्स सिल्वर ही कहलाएंगे। तो क्लियर है, एलिमेंट के लिए हम और अधिक छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसको हम जितने चाहे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इसका प्रत्येक पार्ट सिल्वर ही रहेगा। अब क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट या तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर है, तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन डाल्टन ने किया था। और तत्व की परिभाषा या डेफिनेशन सबसे पहले किसने दी थी? तो इसका आंसर है, इसकी परिभाषा सबसे पहले लेवासिए ने दी थी। एक सिंपल तत्व था। अब क्वेश्चन आता है कि किसी भी तत्व को हम कैसे व्यक्त करते हैं, या एलिमेंट के लिए हम कैसे व्यक्त करते हैं या रिप्रेजेंट
करते हैं। यदि हम हर जगह लिखें सोना चांदी, तो हर जगह ये लिखना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो तत्व को व्यक्त करने के लिए हम जिन चिन्हों का सहारा लेते हैं वो तत्व प्रतीक कहलाते हैं। अर्थात तत्वों को व्यक्त करने के लिए हम सिंबल या प्रतीक का यूज करते हैं। सिंबल या प्रतीक का यूज करते हैं। क्वेश्चन आता है तब सिंबल या प्रतीक किसे कहते हैं, इसको हम डिफाइन किस प्रकार से करते हैं। तो इसका भी एक सरल आंसर है। सिंबल या प्रतीक, जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे एक किसको व्यक्त कर रहा है, कार के लिए व्यक्त कर रहा है, तो कार को हमने एक चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया और ये चिन्ह क्या कहलाता है, प्रतीक। इसी प्रकार से हम सिंबल्स की डेफिनेशन दे सकते हैं कि किसी भी तत्व के संक्षिप्त, किसी भी तत्व के संक्षिप्त रूप को प्रतीक कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट और शॉर्ट एवरेशन ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। तत्व के संक्षिप्त रूप को प्रतीक कहते हैं। एक हम इस प्रतीक की परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं और प्रतीक की हम दूसरी परिभाषा इन्हीं शब्दों में, जो उसका क्रम है, क्रम चेंज करके भी दे सकते हैं कि बेसंक्षिप्त रूप या शॉर्ट फॉर्म, बेसंक्षिप्त रूप जो किसी तत्व को व्यक्त करते हैं, प्रतीक कहलाते हैं। बेसंक्षिप्त रूप जो किसी तत्व को व्यक्त करते हैं, प्रतीक या सिंबल कहलाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि किसी भी तत्व के लिए हम प्रतीक कैसे देते हैं, तो इसका आंसर है कि किसी भी तत्व के लिए जो प्रतीक होते हैं हम दो पद्धतियों के द्वारा देते हैं। अब हम ये दो सिस्टम कौन कौन से हैं इसकी स्टडी करेंगे, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद तत्वों को प्रतीक देने की विधियां। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तत्वों को प्रतीक देने की विधियां। तत्वों को प्रतीक देने की दो विधियां हैं। पहली विधि है प्राचीन संकेत विधि और दूसरी विधि है आधुनिक विधि या मॉडर्न मेथड। सबसे पहले हम प्राचीन संकेत विधि का अध्ययन करेंगे और ये विधि
अमान्य क्यों हुई थी? प्राचीन संकेत विधि। संकेत का मतलब सिंबल। जैसे अभी मैंने ये संकेत बना दिया था कार का, ये संकेत विधि थी। प्राचीन संकेत विधि, ये विधि जॉन डाल्टन ने दी थी। क्वेश्चन आता है तत्वों के प्रतीक की संकेत विधि किसने दी थी? तो इसका आंसर है जॉन डाल्टन। और इस विधि में तत्वों को कैसे प्रदर्शित किया जाता था? तो इस विधि में तत्वों को एक गोले के द्वारा प्रदर्शित किया जाता था। जैसे यदि ये गोला बना दिया तो ये गोला ऑक्सीजन का प्रतीक था, इस प्रकार का लाइन गोले के अंदर यदि खींच दी जाती थी तब यह हाइड्रोजन के लिए व्यक्त करता था। यदि इस गोले के अंदर जी लिख के इसे इस तरह से मिला दिया जाता था तब ए वाला चिन्ह गोल्ड के लिए व्यक्त करता था। यदि गोले के अंदर एल लिख दिया जाता था तब यह लेड के लिए व्यक्त करता था। और यदि इस गोले के अंदर हम पी लिख देते थे तब यह प्लेटिनियम को व्यक्त करता था। तो स्पष्ट है कि ये पद्धति क्लियर नहीं थी और हम तत्वों को इस प्रकार के प्रतीकों के द्वारा, संकेतों के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। तत्वों को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि जो इसके कारण थे नहीं करने के, वही इस पद्धति के अमान्य करने के कारण थे। इसके बाद इसके अमान्य करने के कारण या कॉजेज ऑफ फेलियर, कॉजेज ऑफ फेलियर, सबसे इसका पहला कारण क्या था? इस विधि के द्वारा तत्वों को समझने में कठिनाई होती थी। कि पी लिख दिया, ये पी प्लेटिनम है, क्या है? तत्वों को समझने में कठिनाई होती थी। और दूसरा जो कारण था इसके फेल होने का, अमान्य होने का, वह कारण था यह विधि नियमों पर आधारित नहीं थी। इस विधि में प्रतीक बनाने के कोई नियम ही नहीं दिए गए थे। किसी भी तत्व को किसी भी प्रतीक से व्यक्त कर दिया गया, अब वो प्रतीक सबके लिए मानना जरूरी हो गया था। उसका कोई रूल्स नहीं था, कोई रेगुलेशन नहीं होते थे। तो यह विधि अमान्य करने का एक प्रमुख कारण हो गया था। यह विधि नियमों पर आधारित नहीं थी। और जो तीसरा इसका कारण था वह था इस विधि के द्वारा हम मॉलिक्यूलर जो कंपाउंड्स होते हैं, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं, उनके केमिकल फार्मूला होते हैं, उनको व्यक्त करने में भी कठिनाई आ रही थी। उन्हें हम आसानी से नहीं लिख पा रहे थे। तीसरा यह कारण था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, यौगिकों के मॉलिक्यूलर फार्मूला, आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला व केमिकल फार्मूला नहीं लिखे जा सकते थे इस प्रतीकों के द्वारा। इसलिए इस विधि को अमान्य कर दिया गया था। अब क्वेश्चन आता है, जब ये विधि अमान्य हुई तो उसके बाद तत्वों के प्रतीक देने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया गया? तो इसका आंसर है, जब ये विधि अमान्य हो गई थी
तब उसके बाद हमने तत्वों को प्रतीक देने के लिए आधुनिक मेथड या आधुनिक विधि का प्रयोग किया था। अब हम आधुनिक विधि की स्टडी करेंगे। आधुनिक विधि और संकेत विधि, ये दोनों विधियां हैं। संकेत विधि में जैसा हमने कार लिखा था तो उसका हमने चित्र बना दिया था कार का, ये संकेत विधि थी। और यदि हम इस आधुनिक विधि में कार के लिए प्रतीक देखते हैं, तब इस कार का प्रतीक या तो सी हो सकता है या सी हो सकता है। आप यहाँ पर सी कार्बन और कैल्शियम नहीं लें, मैं सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूं एग्जाम्पल के लिए कि आधुनिक विधि के अनुसार इस कार के लिए हम क्या लिखेंगे, या तो सी लिखेंगे या सी लिखेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि आधुनिक विधि, आधुनिक विधि इंपॉर्टेंट है और सरल भी है। अब हम इसी की स्टडी करेंगे। आधुनिक विधि या मॉडर्न मेथड, आधुनिक विधि के लिए बार्जीलियस ने दिया था। आधुनिक विधि का तत्वों के प्रतीक देने की आधुनिक विधि का प्रतिपादन किसने किया था? बार्जीलियस ने। और इस विधि के लिए हम लैटिन विधि भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम लैटिन मेथड या लैटिन विधि है। इस विधि के अनुसार जो तत्वों के लिए प्रतीक दिए जाते हैं, उन्हें देते समय कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ता है। और ये नियम मात्र 3 नियम हैं, और ये 3 नियम निम्न है। सबसे पहला नियम था कि तत्वों का प्रतीक उनके इंग्लिश, तत्वों का प्रतीक उनके इंग्लिश या लैटिन नाम, तत्वों का जो लैटिन में नाम होता है या इंग्लिश में जो नाम होता है का पहला अक्षर होगा। तत्वों का प्रतीक उनके इंग्लिश या लैटिन नाम का पहला अक्षर होता है। अक्षर या वर्ड होता है जो कि कैपिटल होता है। जैसे कार्बन, कार्बन का प्रतीक सी। नाइट्रोजन इंग्लिश नाम है, नाइट्रोजन का जो प्रतीक रहेगा एन आएगा। कार्बन का प्रतीक सी, नाइट्रोजन का प्रतीक एन। ऑक्सीजन ओ। पोटेशियम, पोटेशियम इंग्लिश में बोलते हैं पी से शुरू होगा, लेकिन इसका जब हम लैटिन नाम लेते हैं तब पोटेशियम को लैटिन में कैलियम कहते हैं। तो ये क्या आ जाता है? के किसके लिए लिखा गया है? पोटेशियम के लिए। तो ये इसका पहला रूल था कि जो तत्वों के नाम होते हैं उनके इंग्लिश या लैटिन नेम के पहले वर्ड होते हैं। अब कई बार क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों के नामों का पहला अक्षर समान होता है, तब आप क्या करेंगे? इस कंडीशन में जो दूसरा रूल्स होता है, इसके सिंबल को बनाने का, हम इसको फॉलो करते हैं, इसका पालन करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों का
पहला वर्ड या अक्षर समान होता है का पहला वर्ड या अक्षर समान होता है तब पहले अक्षर या वर्ड के साथ इसी के नाम का, जब दो या दो से अधिक तत्वों का पहला अक्षर या वर्ड किसका, इन तत्वों के नाम का, तत्वों के नाम का लिख लें यहां पर आप, तत्वों के नाम का, चाहे इंग्लिश में हो चाहे लैटिन में हो, जब दो या दो से अधिक तत्वों के नाम का चाहे इंग्लिश में हो या लैटिन में हो पहला वर्ड समान होता है तब पहले वर्ड के साथ साथ किसी अन्य शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। शब्द की जगह पर आप लिख लें अक्षर, साथ किसी अन्य अक्षर या वर्ड का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः ये दूसरा वर्ड होता है, जो पहले अक्षर के बाद दूसरा वर्ड आता है उसी का होता है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि हमें दूसरा ही लेना है, हम तीसरा भी ले सकते हैं, चौथा भी ले सकते हैं, कोई भी वर्ड ले सकते हैं। वर्ड का भी प्रयोग किया जाता है, पहले के साथ कोई एक दूसरा वर्ड लिया जाएगा, लेकिन ये नियम है पहला वर्ड कैपिटल होता है और दूसरा वर्ड जो हम लेंगे या अक्षर, पहला वर्ड पहला अक्षर, दूसरा वर्ड या दूसरा अक्षर स्मॉल होता है, स्मॉल लेटर में होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे ब्रोमीन, बेरियम, बेरियम, बिस्मथ, ब्रोमीन, इसके लिए पहला अक्षर बी, बेरियम के लिए पहला अक्षर बी, बिस्मथ के लिए पहला अक्षर बी, तो इसके साथ बी कैपिटल और आर स्मॉल, बेरियम बी कैपिटल ए स्मॉल, बिस्मथ बी आई। सामान्यतः हमने कौन सा अक्षर लेते हैं, दूसरा अक्षर लेते हैं, लेकिन यदि तीसरा अक्षर आ जाए तब तीसरा अक्षर का भी यूज करते हैं। जैसे हम यदि ले लेते हैं कैल्शियम और क्लोरीन, तब इसका जो पहला अक्षर है सी और सी है, कैपिटल जाएगा, और इसके साथ जो दूसरा वर्ड आएगा सी ए आ जाएगा, और इसके साथ सी एच ना आके हम क्या लेते हैं सी एल, इस प्रकार से लिखा जाएगा। यदि हम ब्रोमीन के लिए इस तरह से लिख दें बी ए, तब ये गलत हो जाता है। बेरियम के लिए, क्योंकि हमें पहला अक्षर कैपिटल लिखना है, दूसरा अक्षर स्मॉल लिखना है। इसके बाद अब जो कुछ तत्व होते हैं, 11 तत्व ऐसे हैं जिनके नाम हमने लैटिन वर्ड से लिए हैं। अब हम उसे तत्व देखते हैं जिनका नाम हमने लैटिन वर्ड से लिया है। ग्यारह तत्वों के नाम उनके
लैटिन नामों से लिए गए हैं। जैसे इसके लिए एक सिंपल मैनोमिक्स है जिसके द्वारा हम आसानी से याद कर सकते हैं। ना के, ना के सोना चांदी, ना के सोना चांदी, लोहा कॉपर। ना के जंप कर ली, बुंदेलखंड में किसी चीज को जंप करना ना के बोलते हैं। ना के सोना चांदी लोहा कॉपर मिली, प्राप्त हुई, मिली। लेड में मरकरी मिली, लेड में मरकरी, लेड पीबी, मरकरी टंगस्टन टिन एंटीमनी। 11 तत्व आपके हो जाते हैं। इन तत्वों के नाम हमने लैटिन नामों से लिए हैं। ना के Na, ना के सोडियम। तो ये आपके 11 तत्व इसमें हो जाते हैं जिसके नाम हमने कहां से लिए हैं? लैटिन नामों से लिए हैं। जैसे सबसे पहले सोडियम, इसका लैटिन में नाम होता है नेट्रियम। तो इसका हमने प्रतीक लिया है Na। थोड़ा इसको क्लियर कर दें। ए हो गया तत्व, ए हो गया इसका लैटिन नाम, और ए है इसका प्रतीक। तत्व सोडियम, नास Na से ले लिया, के पोटेशियम, लैटिन नाम है इसका कैलियम। तो हमने इसका प्रतीक ले लिया के, सोना गोल्ड। औरम, पीले रंग के लिए औरम का यूज होता है। इसका प्रतीक Au, चांदी सिल्वर। लैटिन नाम है इसका आर्जेंटम। इसके लिए Ag। यहां पर आप देखें, इसका पहला और दूसरा वर्ड लिया, इसका तीसरा वर्ड ले लिया। तो ये जरूरी नहीं है कि प्रतीक के रूप में हम इसका दूसरा तत्व, इसका दूसरा वर्ड ही लें, हम तीसरा वर्ड भी ले सकते हैं। लोहा आयरन। इसके लिए लिखते हैं फेरम, ये हो जाता है Fe, कॉपर। इंग्लिश वर्ड। इसके लिए लिखते हैं क्यूपरम, तो इसका प्रतीक Cu हो जाता है। इसके बाद लेड, Pb। लेड के लिए लिखते हैं प्लम्बम, Pb आ जाता है। इसके बाद आती है मरकरी, हाईग्रे गायरम, मरकरी। पारा, MErCu,
आर बाई हाइग्रे रम, हाइग्रे HYGRAR हाइग्रेरम, इसका प्रतीक HG। इसके बाद टंगस्टन बुलफॉर्म, उसको यहां पे दिख रहा होगा, टंगस्टन बुलफॉर्म W। इसके बाद क्या बचा अपना, टिन और एंटीमनी। टिन स्टेनम, एंटीमनी के लिए लिखते हैं स्टेनियम, SB इसका हो जाता है, स्टेबियम एंटीमनी के लिए टिन स्टेनम और स्टेबियम SB इससे चले आता है। तो स्टूडेंट्स अभी आपने जो एलिमेंट होते हैं उनका सिंबल होता है, इसकी कैसे स्टडी करते हैं, कैसे प्रतीक देते हैं, इसकी स्टडी कर ली है। इसमें एक टॉपिक और आता है कि जो एक सिंबल होता है, एलिमेंट का सिंबल क्या प्रदर्शित करता है। तो किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है वह उसके एक एटम के लिए प्रदर्शित करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। किसी भी एलिमेंट का सिंबल, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल है वह उसके एक एटम के लिए व्यक्त करता है। ये नोट में आप लिख लें, किसी भी एलिमेंट का सिंबल किसी भी एलिमेंट का सिंबल उसके एक एलिमेंट उसके एक एटम को व्यक्त करता है। उसके एक एटम को व्यक्त करता है। जैसे O ऑक्सीजन के लिए रिप्रेजेंट करता है और इसके साथ O ऑक्सीजन के एक एटम के लिए भी रिप्रेजेंट करता है। O2 ऑक्सीजन के 2 एटम के लिए रिप्रेजेंट करता है। O एटम है और O2 मॉलिक्यूल है। आपने कई बार पढ़ा ही होगा, स्टडी की होगी कि एटम स्वतंत्र अवस्थाओं में नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि जो एटम होते हैं ये या तो मॉलिक्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं, अणुओं के रूप में पाए जाते हैं, या आयंस के रूप में पाए जाते हैं। एटम्स मॉलिक्यूल के रूप में पाए जाएंगे या आयन के रूप में पाए जाएंगे। क्वेश्चन आता है क्यों पाए जाएंगे, तो इसका आंसर होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉर्मली कोवैलेंट बॉन्ड्स के द्वारा बनते हैं। तो अब अपना जब भी ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं, अष्टक पूरा कर लेते हैं, स्थायी हो जाते हैं। तो एटम किसके रूप में मिलेगा? मॉलिक्यूल के रूप में मिलेगा। या आयन कोई भी आयन हो, इसका भी हमेशा जो ऑक्टेट होता है, अष्टक होता है, पूरा होता है। और इसके दो आयनों के बीच में जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगता है, वह विद्युत संयोजक बंद होता है। तो क्लियर है, ये हमेशा किसके रूप में पाए जाएंगे? या तो मॉलिक्यूल्स के रूप में पाए जाएंगे या आयंस के रूप में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां तक आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा। आप इसको आसानी से समझ लें और इसके नोट्स भी बना लें और लगातार मेरे साथ इस चैनल से जुड़े रहें, जिससे आपके केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें, आपको टॉपिक रटना नहीं पड़े, रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़े। थैंक यू।